Welcome to our channel Cartoon Katha। ये है बसंतपुर। जंगलों की सीमा पर बसा ये छोटा सा गांव खेती और मेहनत से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और प्रकृति से जुड़े हुए थे। सुबह खेतों में हल की आवाज गूंजती और शाम को मिट्टी के घरों में सुकून उतर आता था। इसी गांव में एक बूढ़ी मां लक्ष्मी रहती थी। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा गोपाल और मंझला बेटा हरि शहर में नौकरी करते थे। दोनों का शादी हो गया था, जबकि सबसे छोटा बेटा रामू गांव में रहकर खेतों में हल चलाता था। हट हट हर हट 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 हर। रामू बहुत मेहनती और साहसी था। उसने खुद पढ़ाई नहीं की थी, अपने पिताजी का खेती-बाड़ी संभाला था और अपने दोनों बड़े भाइयों का पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। दिन रात खेतों में काम करता और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए रहता था। दिन भर मेहनत करने के बाद रामू रात को घर लौटता है। एक गांव में एक राजकुमार था। उसे कोई ना हरा पाता था। पता है राजू उस दिन क्या हुआ? वो राज्य में एक मायावी जादूगर आया। अरे बाबा, फिर क्या हुआ दादी? वो राजा कैसे पकड़ा जादूगर को? इतने में रामू घर आ जाता है। दादी, चाचा आ गए। चाचा, आज मेरे लिए क्या लाए हैं? देख बिट्टू, मैंने तेरे लिए क्या लाया है। बिट्टू, सुबह स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो सोने चलो। यहाँ बैठकर उल्टी सीधी बातें मत करो। भाभी, खाना लग जाएगा क्या? बहुत भूख लग रही है। अब क्या खाएगा? सब पहले ही खा चुके हैं। आज मेरे मायके वाले आए थे, सारा खाना उन्हीं को दे दिया। अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो जाकर खा लेना। ठीक है भाभी, मैं खा लूंगा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी न उसके भाई उसे इज्जत देते थे, न उसकी भाभियां। उसे घर में नौकरों से भी बदतर समझा जाता था। ये सब देखकर माँ का दिल हर रोज टूटता था। बहू, तुम्हें पता है रामू दिन रात मेहनत करता है। वो हम सब के लिए खून पसीना बहाता है और उसे इस घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। माँ, आपका लाडला ही अकेला काम नहीं करता, मेरे पति भी कमाते हैं। खाना थोड़ा बचा है, अगर खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो कुत्ते को डाल दीजिए। चलो बिट्टू, अब सोने चलते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जो मिल जाएगा मैं खा लूंगा। भाभी भी दिन भर मेहनत करती हैं, उन्हें कुछ मत कहिए। रामू बेटा, यहाँ तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। मुझे चिंता यही खाई जा रही है कि अगर मैं ना रही तो तुम्हारा क्या होगा। माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ, आप आराम से सो जाइए, मैं अभी आपकी दवा ले आता हूँ। कल सुबह मुझे जल्दी खेत पर जाना है। दीदी, देखो तो सही, ये बुढ़िया हमारे खिलाफ बेटे के कान भर रही है। हमें कुछ करना होगा। रुक जा बहन, हमें सही समय का इंतजार करना होगा, फिर देखना हम क्या करते हैं। दोनों बहुएं मन में नई नई चालें सोचती रहती और यूं ही रामू के घर में हर दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी हो जाती थी। एक दिन सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। तभी रामू खेत से घर लौटा। वो थका हुआ था, लेकिन परिवार को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, आज पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। भाभी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं आज जानबूझकर जल्दी आया। सोचा भाइयों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। रुको रामू, पहले हमें खाना खा लेने दो। हमें ऑफिस जाना है, देर हो रही है।
ठीक है भैया, आप लोग पहले खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। क्या हुआ, इतना कम क्यों खा रहे हैं? लीजिए ना, थोड़ा और खा लीजिए। बस अब और नहीं खाऊंगा, पेट भर गया है। खाना खत्म करते ही दोनों भाई चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। छोटी भाभी, आज तो लग रहा है बहुत सारे पकवान बनाए हैं, जल्दी दीजिए ना भाभी। रामू, बस चावल ही बचे हैं, दाल सब्जी तो खत्म हो चुकी है। जो थोड़ा बचा है वो मैं ब्राउनी को दे दूंगी, उसे बिना दाल सब्जी के खाना पसंद नहीं है। आओ ब्राउनी मेरे प्यारे, देखो तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, जल्दी से खा लो। रामू के हिस्से में कभी सब्जी होती तो चावल नहीं, और कभी चावल होते तो दाल नहीं। इस घर में उसकी जिंदगी मानो कुत्ते से भी बदतर हो गई थी। रोज रोज रामू के साथ होता ये व्यवहार देखकर माँ का दिल टूट जाता था। आखिर एक दिन वो हिम्मत जुटाकर बहू के पास गईं और कहने लगी, बहू, ये क्या बेटा, तुम अपने कुत्ते को अच्छा खाना दे सकती हो, लेकिन मेरे रामू को नहीं। अरे तुम लोग भूल जाते हो कि उसी की मेहनत की कमाई से हम सब खाना खाते हैं। माँ, आप मेरी पत्नी से इस तरह बात नहीं कर सकती। वो रामू को क्यों खाना दे? अगर उसे खाना चाहिए तो उसकी शादी करवा दीजिए। लेकिन उससे शादी भी कौन करेगा? वो तो अनपढ़ है। हाँ, मेरा रामू अनपढ़ है। वह बेचारा खुद नहीं पढ़ सका क्योंकि उसने तुम दोनों को पढ़ाया। शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बस बहुत हो गया माँ, आप हमेशा उसी का ही पक्ष लेती हैं। अगर यही चलता रहा तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे। भैया कृपया ऐसा मत कहिए, ये घर हम सबका है। माँ, आप आइए, यहां से चलिए। दीदी बहुत हो गया, ये बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है? हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें चैन से नहीं रहने देगी। हाँ बहन, कल सुबह देखना, हम ऐसी चाल चलेंगे कि रामू खुद ही इस घर से जाने की सोचने लगेगा। दीदी आप क्या करने वाली हो, मुझे बताओ। थोड़ा सब्र कर बहन, कल तो खुद ही देख लेगी कि हम क्या करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि कल कुछ धमाल होने वाला है। रात गहराने लगी। सबके सो जाने के बाद बड़ी बहू चुपके से उठी। वो अपने गहने धीरे से लेकर आई और किसी को बिना बताए रामू के बिस्तर में छिपा दिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो कोई बड़ी चाल चल रही हो। सुबह हुई ही थी कि अचानक घर में रोने की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ हलचल मच गई। सब लोग घबराकर बाहर आ गए कि आखिर हुआ क्या है। अरे मेरे गहने जो मुझे मेरे मायके वालों ने दिए थे, किसी ने चुरा लिए। रोना मत बहू, यहीं कहीं होंगे गहने। अरे सब लोग ढूंढो। सब लोग घबराकर गहनों को ढूंढने लगे। आखिरकार जब रामू के बिस्तर की तलाशी ली गई तो वहीं सोने के गहने मिल गए। ये देखकर बड़े भाई गुस्से से भर उठे। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने रामू पर इल्जाम लगा दिया। घर का माहौल एकदम गर्म हो गया और सबकी निगाहें रामू पर टिक गईं। रामू हैरान और स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। रामू, क्या तूने अपनी भाभी के गहने चुराए हैं? नहीं भैया, ये गहने यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। क्या ये गहने अपने आप चलकर तेरे बिस्तर के ऊपर आ गए? लगता है तू सीधे सीधे नहीं मानेगा। नहीं भैया, ये गहने यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। रामू ने कहा कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन बोलने पर भी दोनों भाई नहीं मानते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं।
बहुत हो गया। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। जाओ, सब यहाँ से दूर हो जाओ। माँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। मुझे पता है बेटा, तूने कोई चोरी नहीं की। ये लोग तुझे चैन से रहने नहीं देंगे। तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस दुनिया में आपका ही तो सहारा है। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। रामू, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि रोज तुझे तकलीफ में देख सकूं। मुझे पता है मेरा रामू बहुत मेहनती है। वह कहीं भी अपनी मेहनत से जी लेगा। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू यहाँ से चला जा। माँ, मुझे कसम मत दीजिए। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत मनाने के बाद रामू भारी दिल से गांव छोड़कर निकल पड़ा। सबने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। ठीक है, चलेगा। लेकिन माँ को हम छोड़कर आ गए, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना। रोते रोते चलते हुए रामू एक दूसरे गांव में पहुंचा। वो गांव घने जंगलों के बीच बसा था। चारों तरफ हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, चारों ओर फैली खेती की जमीन थी। यहाँ के खेत बहुत उपजाऊ था। ये गांव बहुत ही सुंदर है। चलो थोड़ा अंदर जाते हैं। इस गांव में आदिवासी लोग रहते थे। वे जंगल और जमीन को मां की तरह मानते थे। वे लोग सीधे साधे, मेहनती और सच्चे दिल के थे। पुरुष जंगल से लकड़ी, फल और शहद लाते थे और महिलाएं खेती, घर और बच्चों को संभालती थी। सच में ये गांव स्वर्ग जैसा है। चलो यहाँ के लोगों से थोड़ा बातें करते हैं। भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं। रास्ते में ये गांव दिखाई दी। कृपया बता सकते हैं ये कौन सी गांव है? वो आदमी कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। ये बात रामू को थोड़ा अजीब लगा। रामू ने फिर गांव वालों से बात करने की कोशिश की। दीदी, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? धन्यवाद दीदी। वो पानी तो दे देती है, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। दीदी, मटका तो लेते जाइए। यहाँ के लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे अजीब लोग हैं। यहाँ के लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी दूसरा गांव भी नहीं जा सकता। रात होने वाली है, सुबह देखेंगे। आज रात यहीं रुक जाता हूं। इतने में रात हो जाती है। रामू देखता है कि गांव वाले आग जलाकर बैठे हैं। अरे, कितना सन्नाटा है। ये लोग आपस में भी बात नहीं कर रहे हैं और सबके चेहरों पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। लगता है गांव के लोग किसी मुश्किल में फंसे हैं। लेकिन मैं क्या करूं? कुछ पूछने पर भी ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सुबह हुई। रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि वहां कोई भी गांव वाला मौजूद नहीं था। अरे, लोग सब कहां चले गए? भाइयों, तुम लोग सब कहां चले गए? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। ओहो, यहां सब लोग हैं। लेकिन इतना भीड़ यहां क्यों है? चलो देख कर आते हैं। उस जगह उसने देखा एक लड़की को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाल जोड़ा, गहने, लेकिन न ढोल था न खुशी। चारों तरफ रोने की आवाजें थीं।
उस राज्य का राजा भी बहुत दुखी थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग रोते रोते दुल्हन बनी लड़की को एक गुफा के सामने विदा कर रहे थे। रामू का दिल कांप उठा। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं पिता होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपने ही हाथों से तुम्हें मृत्यु के कुएं में धकेल रहा हूं। मैं कितना बदनसीब पिता हूं। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? अगर आज शादी है तो चारों ओर खुशी का माहौल होना चाहिए, लेकिन यहां तो अजीब सी खामोशी और डर छाया हुआ है। क्यों? कोई जवाब नहीं देता। क्या आप सब लोग पत्थर की मूर्ति हो क्या? कल से पूछ रहा हूं, कोई भी कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? महाराज, कृपया आप तो बताइए, यहां ये सब क्या हो रहा है? राजा गहरी सांस लेकर बोले, आज शादी का दिन नहीं, मेरी बेटी के जीवन का आखिरी दिन है। महाराज, क्षमा कीजिए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं, ये गांव के लोग पत्थर नहीं हैं, हालात ने इन्हें ऐसा बना दिया है। 2 साल पहले इस गांव के लोग बहुत खुशी से रहते थे। सुबह होते ही खेतों में हंसी गूंजती थी। बच्चे स्कूल जाते हुए खेलते कूदते थे। शाम को लोग ढोल नगारों के साथ नाचते थे। घर घर में चूल्हे जलते थे और मिल बांटकर भोजन होता था। गांव में डर नहीं, सिर्फ सुकून और अपनापन था। लेकिन अब गांव का दृश्य वैसा नहीं रहा। बेटा, हमारे इलाके में 3 साल से एक राक्षस आ गया है। वो इसी गुफा में रहता है। हर महीने वो हमसे एक कन्या को दुल्हन बनाकर मांगता है और पूरे महीने का राशन भी देना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देने की धमकी देता है। अब तक कोई भी लड़की लौट कर नहीं आई। आज मेरी ही बेटी की बारी है। हम लोग कई बार इस गांव को छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उस राक्षस को हर बार पता चल जाता है। वो भयंकर आंधी तूफान खड़ा कर देता है और हमें वापस यहीं खींच लाता है। इसलिए हम चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पा रहे। ये सब बातें सुनकर रामू का दिल भर आया। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो इस बार मैं गुफा में जाऊंगा। नहीं बेटा, वो राक्षस किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। महाराज, मेरी जिंदगी में वैसे भी कुछ बचा नहीं। अगर मेरी वजह से इस गांव की बेटी और लोग बच जाए तो यही मेरी जीत होगी। गांव वाले हैरान रह गए। आखिरकार राजा ने अनुमति दे दी। रामू ने राजकुमारी के कान में एक गुप्त बात कही और साहस जुटाकर उसके साथ गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। योजना के मुताबिक राजकुमारी पहले गुफा के अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे रामू भी जाता है। गुफा के अंदर चारों तरफ हड्डियां और मांस बिखरा पड़ा था। डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। राजकुमारी, आप निडर होकर आगे बढ़िए। मैं यहीं छिपकर सब देख रहा हूं। जैसा हमने तय किया है वैसा ही कीजिए। डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, पर आप सही समय पर जरूर आना। आप घबराइए मत, विजय हमारी ही होगी। जल्दी आगे बढ़िए, वरना राक्षस को हमारी योजना का आभास हो जाएगा। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। आओ सुंदरी, पास आओ। अरे सुंदर राक्षस, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ हाँ, मुझे खा लेना, पर मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज इतने सुंदर राक्षस के दर्शन हुए। क्या
आज तक किसी ने मुझे सुंदर नहीं कहा सुंदरी। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे खा सकते हैं, पर पहले मुझे ये सौभाग्य तो दीजिए कि मैं अपने हाथों से आपको शरबत पिला दूं। सुंदरी, तुम्हारी मधुर बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जल्दी शरबत पिला दो, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राक्षस राजकुमारी के हाथों से शरबत पीता जाता है और धीरे धीरे गहरी नशे में डूब जाता है। सुंदरी, ये शरबत तो बहुत स्वादिष्ट है। और दो, मुझे और चाहिए। मुझे एक संदेह है। आप जैसे विशाल राक्षस के लिए ये गुफा तो बहुत छोटी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में आप इसमें समा जाते हैं? अरे सुंदरी, मैं तो पहले इसी छोटी सी बोतल में कैद था। मेरे लिए ये गुफा क्या चीज है? इतनी छोटी सी बोतल? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप जैसे विशाल राक्षस इसमें जा सकते हैं। अरे आप मुझसे झूठ मत बोलिए। वैसे भी मैं तो मरने वाली ही हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हें देखना है तो देखो, मैं कैसे इस छोटी सी बोतल में समा जाता हूँ। जब मैं अंदर चला जाऊं तो इस बोतल को 3 बार रगड़ देना, तभी मैं फिर से बाहर आऊंगा। ठीक है राक्षस जी। योजना के अनुसार राक्षस घमंड में आकर स्वयं ही बोतल के भीतर समा गया। तुरंत रामू बाहर आया और बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। अरे मुझे बाहर निकालो! ये क्या किया तुमने? सुंदरी, जल्दी से बोतल रगड़ो और मुझे मुक्त करो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब तेरी दुष्टता का अंत हो चुका है। इसी कारागार में सड़ता रहे। राजकुमारी, जल्दी चलिए यहां से बाहर। महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रामू बोतल लेकर बाहर आया। ये अद्भुत दृश्य देखकर पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई और चारों ओर विजय के नारे गूंजने लगे। बेटा, तुम्हारे जैसा वीर इस धरती पर कोई नहीं। यदि तुम मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार कर लो। जैसी आपकी मर्जी महाराज। यह तो मेरा सौभाग्य है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मेरी एक प्रार्थना है। विवाह से पूर्व मैं अपनी माता को यहां लाना चाहता हूं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। निश्चिंत रहो बेटा, तुम्हारी माताजी को पूरे आदर सत्कार और समस्त सुविधाओं के साथ राजमहल में लाया जाएगा। अब इस राक्षस का क्या किया जाए बेटा, तुम ही बताओ। महाराज, अब ये मेरा दास है। ये राक्षस अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम इसे मुक्त कर देंगे। रामू ने बोतल को अपने हाथ में उठाया और उसे 3 बार धीरे धीरे रगड़ा। अचानक बोतल से धुआं निकलने लगा। गुफा में तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते राक्षस बाहर प्रकट हो गया। अक्का, अब मैं आपका दास हूं। आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं तुम्हें आजाद करता हूं, लेकिन तुम्हें यहां से बहुत दूर चले जाना होगा। और आज के बाद किसी भी इंसान या जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। क्या ये तुम्हें मंजूर है?
ठीक है मेरे आका, मैं वचन देता हूं, अब कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। इतना कहकर राक्षस धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। तेज हवा चली, बादल गरजे और वो धरती को छोड़कर आसमान के ऊपर दूर चला गया। लोग आश्चर्य से ये दृश्य देखते रह गए। उस दिन के बाद गांव में शांति और खुशहाली ही खुशहाली रही। वह अपनी मां को सम्मान के साथ राजमहल लेकर आया। पूरे राज्य में खुशी के साथ दोनों की शादी हुई। ढोल नगाड़े बजे और उसी दिन रामू को गांव का राजा बना दिया गया। दोस्तों याद रखिए, शक्ति से नहीं बुद्धि से असली जीत मिलती है, और जहां सच्चाई और साहस साथ हों, वहां विजय निश्चित होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छू लिया हो और ऐसी ही धार्मिक और नैतिक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें लगे कि हमारी मेहनत सफल हुई है।